नमस्कार बच्चों, मैं निम्बल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो फटाफट से आ जाइए, बहुत कम बच्चे आ रखे हैं, मैंने अभी देखा। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी दिगंत भाग 2, और इसमें अभी हमारा चल रहा है 7th चैप्टर यानी कि ओ सदा नीरा, और ये लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने जगदीश चंद्र माथुर जी का जीवन परिचय, लेक्चर नंबर 2 में हमने ओ सदा नीरा का आधा चैप्टर कर लिया था, और आज इसे किसी भी हालत में इसे कंप्लीट करना है बिना रुके और बिना देर करे, क्योंकि अगर इसे आज भी कंप्लीट नहीं किया तो फिर चौथा लेक्चर और हो जाएगा, फिर 5वां लेक्चर हो जाएगा। क्योंकि आपका जो गद्य खंड है ना बच्चों, दिगंत भाग 2 में जो गद्य भाग है वो काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर है। तो एक दिन में वो नहीं हो पाते, या तो हो सकता है वन शॉट में करे तो 1.5 घंटा अगर मिल जाता तो शायद हो सकता था, लेकिन 1.5 घंटा नहीं है, सुबह की क्लास में ज़रूर मिलता है। अगर सिलेबस फिर भी पीछे रहा तो हम ग्रामर के बाद इनको वन शॉट में निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पीछे चल रहा है। अभी गद्य खंड भी आधा भी नहीं हुआ है, क्योंकि 7 चैप्टर अगर कंप्लीट होते हैं तो आधा होता है, अभी 7 और बाकी है, क्योंकि टोटल 14 चैप्टर है शायद। देखिए यही बुक है आपकी दिगंत भाग 2, है ना, यही वाली है, और इसमें अभी हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 7 में। हाँ, पूरा शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति है, उनका चैप्टर है ये 14वां, यानी कि पूरे 14 है गद्य खंड में, फिर 13 चैप्टर है पद्य खंड में, फिर 3 है प्रतिपूर्ति, ऐसे करके फिर ग्रामर तो चलो ठीक है हो रही है साइड में, तो आपका इतना बर्डन नहीं होगा। अदरवाइज नहीं लगता अरे इसके बाद फिर ग्रामर कैसे करेंगे, टाइम नहीं मिल पाएगा, ये भी सही बात है। तो ये थोड़ा सा बिहार बोर्ड में क्या कोर्स लेंदी होने की वजह से थोड़ा डिले चल रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे इसे जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों देखिए, जल्दी तो क्या, 1 घंटे में हम जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लेते हैं। जीवन परिचय को छोड़ के चैप्टर में पूरा जितना टाइम है उस पूरे टाइम को यूटिलाइज करके फिर पढ़ाते हैं। तो ठीक है, चलो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना देर करे हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, जिसका नाम है ओ सदा नीरा, और ये लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। हमने सदा नीरा पाठ में क्या पढ़ा था? अब तक हमने पढ़ा था कि भाई चंपारण के बिहार के चंपारण क्षेत्र में और हिमालय की तलहटी में एक गांव है चंपारण, वहाँ पर गंडक नदी बहती है, और गंडक नदी के किनारे पर, पहले गंडक नदी की पुरानी बात बता रहे कि बुद्ध के समय में गंडक नदी काफ़ी शांत भाव से बहती थी, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत सारे थे और उनकी जो जड़ें है उसने पानी को पकड़ के रखा था, मिट्टी को पकड़ के रखा था, तो जो पानी है वो ज़्यादा बाढ़ का बहाव नहीं करती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जब हरि सिंह जी को का दुर्ग ढूंढने के लिए जब पेड़ काटे गए, तो फिर पेड़ उस समय से लेकर आज तक इतने कटते गए कि फिर गंडक नदी अपना रौद्र रूप दिखाने लग गई। फिर बताने लगे कि कैसे अंग्रेज सरकार ने गंडक नदी के किनारे पर जब नील की खेती कराने के लिए थारू और धाकड़ों को, धांगड़ जाति के लोगों को बसाया था, तो वहाँ की जो संस्कृति है वो थोड़ी मिक्सअप संस्कृति हो गई। आज जब जाके हम देखते हैं ना, तो वहाँ की जो संस्कृति है कुछ थारुओं की है, कुछ धांगड़ों की है, कुछ वहीं के रहने वाले लोगों की है, औराव भाषा के शब्दों का वहाँ पर प्रचलन मिलता है आपको। फिर बात आती है कि जब गांधी जी वहाँ पर गए थे 1916 ईस्वी में, गांधी जी चंपारण में गए थे, जब उन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है, तो वहाँ शिक्षा का अभाव था, तो शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए 3 गाँवों में शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो गांधी जी ने पहले तो एक तो था बड़हरवा, एक था भितिहरवा, एक था मधुबन। तो बड़हरवा और भितिहरवा और मधुबन तीनों में उनके जो भी शिक्षा संचालक थे भी मुख्य उन लोगों को उन्होंने नियुक्त किया। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं उसके बाद क्या हुआ भाई, तीनों गाँवों में 3 तरह के विद्यालय खोले गए, 3 गांवों में विद्यालय खोले गए और तीनों गांवों में अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया। उनमें से एक कस्तूरबा गांधी जी भी थे, ठीक है, और अवंतीबाई गोखले जो उनके पति दोनों मिलके थे, या पुंडलिक जी भी आ गए थे। कस्तूरबा गांधी जी के बाद में जब भितिहरवा में कस्तूरबा गांधी थी तो पुंडलिक जी भी उनके साथ सम्मिलित हो गए थे। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या था, या गांधी जी ने क्या प्रोग्रेस किया था, या अंग्रेजों ने नील की खेती को बंद कर दिया था या नहीं किया था, क्योंकि नील की खेती, नील की मांग पूरे विश्व में थी, एकमात्र नील के माध्यम से ही रंग का प्रयोग किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे अन्य रंगों का जब निर्माण होने लग गया तो नील का कोई उपयोग नहीं होने लगा, और वो धीरे धीरे नील की खेती को कम करने लग गए। अब जब अंग्रेज सरकार थी, नील की खेती को जब कम कर दिया गया तो वहां से पैसा कम आने लगा था, तो अंग्रेज सरकार ने क्या करा कि चंपारण के लोगों के ऊपर कई तरह के कर डाल दिए। यहाँ तक कि जब कोई
अंग्रेज अफसर बीमार भी हो जाता था, उसका दवाई का खर्चा भी उनके टैक्स से लिया जाता था, उनसे वसूला जाता था। यहाँ तक कि चंपारण के लोगों के घर में जब किसी लड़की का या लड़की की शादी की जाती थी तो उस शादी का नजराना पहले टैक्स के रूप में वहाँ अंग्रेज सरकार को पेश करना होता था, जब जाके वे शादी कर सकते थे। मतलब बहुत सारे ऐसे टैक्स लगाए गए थे जिनके नीचे दबकर हमारी भारत की जनता पूरी तरह से कमर तोड़ चुकी थी। तो उसी चीज को हम आगे पढ़ते हैं। क्या हम पढ़ने वाले हैं, जब पुंडलिक जी और कस्तूरबा दोनों बितीहरवा चले गए थे विद्यालय के संचालन के लिए। इन विद्यालयों का आदर्श क्या था भाई? इन विद्यालयों का जो आदर्श था, आइडियल क्या था, किस तरह से संचालित होने वाले थे, इस बारे में गांधी जी ने एक पत्र लिखा चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को, जिससे शिक्षा संबंधी उनके आदर्शों पर प्रकाश पड़ता है। अब वे क्या कह रहे हैं भाई अंग्रेज सरकार को, अंग्रेज अफसर को क्या कह रहे हैं कि मैंने इन स्कूलों में किसी तरह का नपातुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया है, क्योंकि मैं तो पुरानी लीग से हटकर चल रहा हूँ। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और है मानता हूँ। कौन कह रहे भाई? ये गांधी जी कह रहे। किसको कह रहे हैं? एक अंग्रेज अफसर, कलेक्टर अफसर को कह रहे हैं। एक कलेक्टर को कह रहे हैं जो फॉरेन कंट्री का है, उससे कह रहे हैं जिसके अंडर में पूरा देश हमारा, मतलब जिन अंग्रेज सरकार के शासन के तले हमारी जो भारतीय जनता है वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी या बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। उस भारतीय जनता के पक्ष में उन्होंने 3 तरह के विद्यालय खोले थे और इन विद्यालयों के आइडियल के बारे में पूछ रहे थे कि क्या इनका आदर्श होना चाहिए, किस तरह का सिलेबस होना चाहिए। तो गांधी जी कह रहे हैं कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो मैं उसको सही नहीं मानता हूँ, मैं अपने तरीके से उस सिलेबस को बनाना चाहता हूँ। तो मैं पुरानी लीग से, यानी कि अंग्रेज सरकार ने जो सिलेबस डिसाइड कर रखा था उस लीग से हटकर, उस तरीके से हटकर एक नए तरीके की शिक्षा देना चाहते थे। छोटे बच्चे के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह अद्वैती उन्हें बौना बनाती है। अपने प्रयोग में वर्तमान पद्धति के गुणों को ग्रहण करते हुए मैं उसके दोषों से बचने की चेष्टा करूंगा। मुख्य उद्देश्य यह होगा, किसका भाई? शिक्षा का। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो, चरित्र जिनका निष्कलुष हो। ठीक है, मैं तो इसे ही शिक्षा मानता हूँ। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के क्या दायरे थे, क्या परिभाषा थी? देखिए बच्चों, कि संस्कृति का विकास होना चाहिए, संस्कारों का विकास होना चाहिए, और जिन व्यक्तियों के साथ में संस्कारों का विकास होता है उनके संपर्क में अधिकांश तौर पर बच्चे रहे, उनके साथ रहे, उनके साथ रहते हुए संस्कारों को ग्रहण करें, क्योंकि संस्कार सिखाए नहीं जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। तो गांधी जी इसीलिए उन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में लाए थे जो संस्कार के क्षेत्र में या भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए अग्रसर थे। उनमें से एक कस्तूरबा गांधी थी, साथ में पुंडलिक जी थे। समझ में आ रहा है बच्चों आपको अच्छे से कि हमने पिछले लेक्चर में, यानी कि जो लास्ट हमारा वीक है उसमें हमने क्या पढ़ा था और आज जो हम पढ़ रहे हैं उससे आपका जो कंटेंट है वो कनेक्ट हो गया क्या? तो गांधी जी कौन सी शिक्षा को अच्छा मानते थे कि मुख्य उद्देश्य यह होगा, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्कलुष हो। मैं तो इसे ही शिक्षा मानता हूँ। वो जो किताब पढ़ के रख देना और उसके क्वेश्चन आंसर कर लेना मात्र शिक्षा नहीं है। जो भी हम पढ़ रहे हैं, अब हम ऐसे, अब गांधी जी वाला जमाना तो हम ला नहीं सकते बच्चों। अभी आप कहोगे कि मैम अब आप हमें क्यों चैप्टर पढ़ा रहे हो भाई? तो भाई अभी तो शिक्षा की ये मांग है, जो मांग है, जो चलन है, हम उसी के अनुसार चलेंगे। जो डिमांड होती है उसी के अनुसार हमें प्रोडक्ट देना पड़ता है। तो आपकी इस समय की मांग क्या है? हमें चैप्टर पढ़ाना है। चैप्टर के अंदर से हमें क्या सीखना है? हमें उस समय की स्थिति को सीखना है जब अंग्रेज सरकार थी और अंग्रेज सरकार के होते शिक्षा का क्या दायरा था, क्या स्तर था, गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किया था, ये सारी चीजें हमें वहां बतानी है। अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इरादा यह नहीं है कि शिक्षा पा लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को छोड़ दें। जो ज्ञान के स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन को परिष्कृत करने में होगा। कुछ ही समय के लिए सही गांधी जी के इन आदर्शों को बितीहरवा में भी कार्यान्वित करने की चेष्टा की गई। चेष्टा का मतलब क्या है? कोशिश की गई। उसी बितीहरवा में मैं पहुंचता हूं और मेरा भाग्य देखिए कि उसी दिन वहां मौजूद थे श्री पुंडलिक जी।
अब देखिए यहाँ पर इस पेज में जगदीश चंद्र माथुर जी ने क्या बताया है, वे गांधी जी के विचारों को बता रहे हैं। तो गांधी जी के विचार ये थे कि केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करना, कि वे ये सिखाना चाहते थे, अगर वे किताबी भाषा जो सिखाना चाहते थे, अक्षर ज्ञान प्राप्त करवाना चाहते थे, तो वो इसलिए कि ताकि वे अक्षरों को पढ़ सके, लेकिन वो शिक्षा अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई ही देना चाहते थे। उन्होंने लोगों से, उन्होंने बच्चों से, उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि अगर आप पढ़ लिख जाते हो, कुछ अच्छा स्किल डेवलप कर जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो पैतृक रोजगार है, पैतृक व्यवसाय है, उसको छोड़ दो। आप क्या कर सकते हो, अपने पैतृक व्यवसाय में कुछ अच्छी टेक्निक यूज कर सकते हो। जैसे आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें भी यही किया जा रहा है। गांधी जी के कुछ, देखिए ऐसा नहीं है, गांधी जी के बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो भारत की व्यवस्था को सुधारने में काफ़ी हद तक सही भी साबित हुए हैं। तो गांधी जी के जो विचार थे कि केवल हमको किताबी कीड़ा नहीं बनना है, बल्कि किताब को पढ़ के हमारी नई टेक्निक को डेवलप करना है। तो गांधी जी ये कह रहे थे कि आपका जो भी घरेलू पेशा है, जो भी आपका घरेलू उद्योग है, उस उद्योग को बढ़ाने में आप अपनी शिक्षा का सदुपयोग करिए। इसलिए भी शिक्षा की आवश्यकता थी। और उसी समय जब जगदीश चंद्र माथुर जी जब भितिहरवा पहुंचे, उस समय वहाँ वो सौभाग्य से पुंडलिक जी वहीं पर उपस्थित थे, राजेंद्र बाबू। और ये जो कहानी, ये जो सारी स्टोरी है, जब गांधी जी चंपारण गए थे, भितिहरवा में क्या करा, मधुबन में क्या करा, बड़हरवा में क्या करा, तो ये सारी चीज़ें जो जानकारी है वो राजेंद्र बाबू ने उनको दी थी। किनको? जगदीश चंद्र माथुर जी को उन्होंने पुस्तक लिख के बताई थी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था। उस आधार पर जब जगदीश चंद्र माथुर जी चंपारण गए तो वहाँ जाके, या भितिहरवा जब पहुँचे, तो भितिहरवा पहुँचने के बाद पुंडलिक जी से मिले थे। तो पुंडलिक जी से मिलना उनका सौभाग्य माना जाता है। सन 1917, 17 कौन सा है भाई? 1917। और 1917 में एक और चीज़ है, रूस की क्रांति भी है। सन 1917 में इन्हीं पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया, भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ग्रामवासियों के दिल में, ये बोर्ड बहुत नाटक करेगा, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सुबह भी ऐसा ही हो रहा था और ऐसा बार बार होता है, तो मेरी स्लाइड सारी है जो वो गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ चल जाती है। सन 1917 में इन्हीं पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया, भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करने के लिए। भाई पुंडलिक जी को क्यों बुलाया था? आश्रम के बच्चों को पढ़ाने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए, और अंग्रेजों के खिलाफ उनके मन मस्तिष्क में जो डर था ना, उस डर को दूर करने के लिए। उनको बताते थे कि भाई हम हैं इस देश के मालिक, ये नहीं है जो बाहर के अंग्रेज आए हैं, ये नहीं है। अब ये कैसे आए हैं, इनकी कहानियां तक भी वे सुनाते थे। तो इस तरह से वे बच्चों के मन का जो डर था, जो भय था, उसको भी दूर करते थे, और साथ में वे भितिहरवा के बच्चों को शिक्षा भी देते थे। वे लगभग 1 साल रहे और फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया। निर्वासित यानी पूरी डिस्ट्रिक्ट से ही उन्हें हटा दिया, भाई ये तुम यहाँ रहोगे ही नहीं, बिल्कुल वहीं से ही हटा दिया। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने पुंडलिक जी आ जाते थे। उनके शिष्य भी मौजूद थे, वृद्ध हो चले थे, किंतु पुंडलिक जी का तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, दबंग आवाज साक्षी है उस अग्नि शिखा के जिसने गांधी जी के शीतल बंधन में बंध जाना मंजूर किया। कि भले ही वे संश्लिष्ट थे, बलशाली थे, व्यक्तित्व उनका काफ़ी तेजस्वी था, उनकी आवाज़ भी काफ़ी बुलंद थी, लेकिन फिर भी गांधी जी के मोह पाश में वो बंध गए थे। गांधी जी के बंधन में बंध जाना उनको मंजूर लगा, क्योंकि गांधी जी के आचार विचारों से वे पूर्णतः सहमत थे और उनके नक्शे कदमों पे चलना चाहते थे। तो समझ में आया आपको ये भी पेज पूरा? अब हम आगे चलते हैं। भाई यहाँ तक पुंडलिक जी से मिल गए हैं। पुंडलिक जी की भी विशेषता बता दी है कि पुंडलिक जी का शारीरिक गठन कैसा था, वो आपको बता देना है। आगे देखिए, पुंडलिक जी ने वह कमरा दिखाया जहाँ बैठकर गांधी जी काम करते थे। किसको दिखाया भाई? जगदीश चंद्र माथुर जी को, लेखक को दिखाया, क्योंकि लेखक सौभाग्य से पुंडलिक जी से मिल गए थे। और जब मिल गए हैं तो पुंडलिक जी उनको वह चीज बताएंगे, क्योंकि जगदीश चंद्र माथुर जी गांधी जी से काफी आकर्षित थे, काफी मतलब उत्साहित थे उनके बारे में जानने के लिए कि महात्मा गांधी जी यहाँ पर बैठे थे, यहाँ सोते थे, यहाँ घूमे थे, क्या क्या कार्य किया था, वो सारी चीजें जो गांधी जी से संबंधित थी उनको जानने की बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा थे किनके अंदर? जगदीश चंद्र माथुर जी के अंदर। तो पुंडलिक जी ने वह कमरा दिखाया जहां पर बैठकर गांधी जी काम करते थे, और वह मेज जिस पर शायद उन्होंने चिट्ठियां लिखी। एक मठ के निकट या आश्रम है, मठ के निकट है। मठ क्या होता है भाई? बौद्ध भिक्षुओं का वह स्थान जहां वे साधना करते हैं।
तो हमारे यहाँ पर भी मठ किसको बोला जाता है? जो साधुओं का स्थान होता है, जब वे साधु आश्रम में रहते हैं, आश्रम को ही मठ बोलते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं का आश्रम होता है मठ। और नेपाल की तलहटी में, हिमालय की तलहटी में, वहां पर अधिकांश आपको बौद्ध भिक्षु ही नजर आएंगे। एक मठ के निकट यह आश्रम है। गांव में गांधी जी को आश्रय देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी भाई? अंग्रेजों के कारण। अंग्रेज खिलाफ थे इसके। अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई व्यक्ति कोई कदम उठाता है तो उसका सर्वनाश होना संभव है। इसलिए उन लोगों ने किसी ने भी गांधी जी को आश्रय देने की हिम्मत नहीं की। मठ के महंत ने एक मोहये के पेड़ के नीचे जगह दी। देखिए अब ये इस तरह से ना बहुत ज्यादा परेशान करेगा। गांधी जी ने खटिया बिछाई और बाद में एक झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर देव आकर रहे और आश्रम को चलाते रहे। तो गांधी जी ने यहाँ पर डॉक्टर देव के लिए एक स्थान रिजर्व कर दिया था। महुए के पेड़ के नीचे का स्थान जो था वो किसके लिए? डॉक्टर देव के लिए रिजर्व कर दिया था, जो बच्चों को शिक्षा देने के लिए आए थे। आगे चले बच्चों। उस झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने भी जला दिया। अब एमन साहब कौन थे भाई? अंग्रेज सरकार थे ये, ठीक है। ये कौन थे भाई? अंग्रेज। तो एक झोपड़ी बनाई थी, क्योंकि पक्का मकान तो बना नहीं सकते थे, तो मात्र एक झोपड़ी बनाई थी। तो झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया, जो डॉक्टर देव को गांधी जी ने दी थी। बाद में वह खपरेल का भवन बना, जो अब भी बहुत कुछ मौलिक अवस्था में है। कस्तूरबा यहाँ रहकर आश्रम के कार्यकर्ताओं की देखभाल करती। गांधी जी प्राय बेतिया और मोतिहारी में ही रहते थे। आगे देखिए, पुंडलिक जी के 3-4 शिष्य भी मिले और पुंडलिक जी ने सन 1917 के अपने रोचक अनुभव की कथाएं भी सुनाई। अब देखिए, जगदीश चंद्र माथुर जी पुंडलिक जी के पीछे पीछे सारे काम कर रहे थे, सारी चीज़ें देख रहे थे। कहाँ पर माँ कस्तूरबा है वो रही थी, कहाँ पर डॉक्टर देव को शरण दी थी, मतलब देव को जगह दी थी, रिजर्व जगह दी थी गांधी जी ने महुए के पेड़ के नीचे। कैसे उसको अंग्रेज अफसर एमन साहब ने जला दिया था। उसके बाद में खपरेल की झोपड़ी बनाई गई, खपरेल के घर के नीचे फिर वो रहे थे, और उसका थोड़ा बहुत भाग अब बचा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जगदीश चंद्र माथुर जी पुंडलिक जी के साथ में घूमते घूमते देख रहे थे और काफी उत्साहित थे। उनको बहुत अच्छा लग रहा था, अरे मैं उस स्थान को देख रहा हूँ, अरे मैं उस जगह को देख रहा हूँ जो गांधी जी आए थे, जब माँ कस्तूरबा आई थी। तो वह उस स्थान को, उस जगह को देखकर काफी खुश थे जो गांधी जी से संबंधित थी। ठीक है। एक दिन एमन साहब इनके आश्रम में आया। कायदा यानी कि कानून था कि साहब जब आए तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े। पुंडलिक जी ने कहा, नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। अब क्योंकि घर का मालिक कौन था भाई? पुंडलिक जी। अब पुंडलिक जी क्योंकि कक्षा को संभाल रहे थे, पूरे बीती हरवा की क्लास को संभाल रहे थे, विद्यालय को संभाल रहे थे। तो जो अंग्रेज सरकार है उन्होंने कहा, भाई एक कायदा यानी कि कानून था कि जब भी कोई अंग्रेज अफसर किसी के घर के वहाँ जाएगा तो उसका मालिक है, जो भी गृहपति है, वो घोड़े की लगाम को पकड़ेगा और फिर अंग्रेज अफसर उस पे से उतरेगा। तो ये तो एक तरह की गुलामी हो गई कि घोड़े का ध्यान रखा हुआ, उसको उतारने में मदद करी। तो पुंडलिक जी तो निर्भीक थे, साहसी थे और प्लस देशभक्त थे, और वो कैसे किसी की गुलामी कर सकते थे, तो उन्होंने मना कर दिया। अब भाई क्या हुआ? मैं नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता, और वही निर्भीकता उन्होंने गांव वालों को दी। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी कि जिस तरह से पुंडलिक जी, गांधी जी को भी पता था अच्छे से कि मैं उन लोगों को यहाँ नियुक्त करूं जो उनको अपना रहन सहन सिखाए, क्योंकि मैं किताब पढ़ के उनको नहीं बता सकता हूं कि आपको कैसे जीना है। जब आप उनके सामने प्रैक्टिकली जियोगे, प्रैक्टिकली उनके साथ हरकत करोगे, प्रैक्टिकली अंग्रेजों के साथ आपको कैसा बर्ताव करना वो उनके सामने करोगे, जब वे सीखेंगे कि देखिए बाहर का आया व्यक्ति नहीं डर रहा है, हम यूं ही डरते रहते हैं, यह भी तो व्यक्ति है, यह भी तो भारतवासी है, यह भी तो हिंदू है भाई, ये भी तो इसी देश का निवासी है, ये भी तो देशी आदमी है भाई, ये भी तो नहीं डर रहा है, हम क्यों डरे। तो इस तरह से धीरे 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 कई वर्ष लग गए ऐसे पूरे गांव चंपारण में निर्भीकता लाने में गांधी जी को। तो गांधी जी ने चंपारण क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ कार्य किया था। बिहार के लोगों में बिहार के क्षेत्र जो चंपारण है, वहाँ के लोगों की जीवनचर्या या उनके दैनिक जीवन या उनकी जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, जो भी स्थिति है, शैक्षिक स्थिति, उसको सुधारने के लिए काफ़ी कुछ योगदान दिया था। 3 तरह के विद्यालय थे, तीनों विद्यालयों में कर्मठ व्यक्तियों का चुनाव करके उन्होंने उनका संचालन का दायित्व उनके ऊपर सौंपा था। तो चंपारण में जो सबसे बड़ा वरदान है अभी वो क्या है भाई? निर्भीकता देना, यानी कि हम किसी से डरते नहीं हैं। अब भाई कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे गोली सिर पे रख दे, लेकिन हम नहीं डरने वाले। आगे देख चलते बच्चों। आज जब हम स्वतंत्रता के वातावरण में
स्वच्छंदता का भी नर्तन देखते हैं तो शायद हम उस निरंकुशता के आतंक का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जिसकी छाया में हमारे अगणित देशवासी इन ग्रामीण अंचलों में काल यापन करते थे। गांधी जी ने उस दुर्भेद अंधकार को चीर दिया। क्या आप समझ सकते हो उनकी पीड़ाओं को? आप सोच सकते हो? क्योंकि हमें तो घर में भी अगर थोड़ा सा अंकुश लगा दे कोई, पेरेंट्स कह दे भाई 9 बजे बाद बाहर नहीं जाओगे, अरे क्या है भाई 9 बजे तक कौन सोता है, मतलब इतनी बंदिशों में रख रहे हो भाई, घर पर रख रहे हैं, कहीं और जाने के लिए 9 बजे बाद रात को नहीं घूमना है तुम्हें, क्योंकि रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, कुछ भी हो सकता है, नहीं घूमना है, इस वजह से तुम्हारी सुरक्षा के लिए। और वहां तो हमारे देशवासी दिन के सूरज के उजाले में भी बंदिशों की तरह रहते थे, गुलामों की तरह रहते थे। न खाने का हक था, न पीने का हक था, न विवाह का हक था, न कुछ शिक्षा प्राप्त करने का हक था, कुछ भी हक नहीं था उनको। सारे उनके अधिकार अंग्रेजों द्वारा छीन लिए गए थे। उन्होंने 200 वर्षों तक कैसे जीवन यापन करा होगा, इमेजिन कर सकते हो आप? सोच सकते हो कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ होगा तो उनके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, कैसे जीते होंगे वो, क्या ऐसी सोच रखते होंगे। तो हमारी जो सोच है उसको डेवलप होने में भी काफ़ी समय लगा है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन 1947 तक थी, 1947 तक उन्होंने जो अंग्रेज सरकार की हुकूमत का सामना किया है, उस हुकूमत को जीते 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 धीरे 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 उसमें अधिकारों की जो ललक है, अधिकार को पाने की इच्छा है, वो धीरे धीरे जागृत हुई है। आज तो हमें कोई एक कमरे में भी बंद करके रख दे तो हमें पता चल जाएगा। 9 बजे बोल दिया नहीं जाना तो नहीं जाना, देखा बोल कर तो देखे कोई, है ना, पता नहीं क्या कर लेंगे। हम कह देंगे चला जाऊंगा बाहर, आऊंगा ही नहीं, धमकियां शुरू हो जाती है, होती है नहीं होती है। किंतु उसी चंपारण में उनकी दूसरी सीख को हमारा शिक्षित समाज हृदयंगम नहीं कर सका। पहले सीख तो थी उनकी निर्भीकता, उन्होंने निर्भीकता मतलब निर्भय रहकर जीवन जीना सिखाया। और दूसरी शिक्षा क्या थी भाई, देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, दूसरी शिक्षा थी यहाँ अगणित देशवासी इन अंचलों में रहते थे, यहाँ पर नहीं है, दूसरी शिक्षा अभी आएगी अपनी। मैंने गांधी जी का तत्कालीन पत्र व्यवहार अंशतः पढ़ा। एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखते थे जिसके तथ्य की उन्हें पूरी जानकारी न हो। अधिकांश पत्र अंग्रेज अधिकारियों को लिखे गए थे। उनके पास तरह तरह की खबरें आती, अति रंजनापूर्ण आजकल का जमाना होता तो लोग उन खबरों को समाचार पत्रों में छापते, क्रोधपूर्ण दोषारोपण करते। आगे देखिए, किंतु महात्मा गांधी हर बात को तोलते, स्वयं सत्यापन करते बिना छानबीन किए किसी भी मामले पर नहीं लिखते। समाचार पत्रों में अपनी इंक्वायरी के समाचार बहुत कम देते। किसी गांव से अत्याचार की खबर आती तो वहां जाकर खुद पूछताछ करते, या राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणीधर बाबू इत्यादि से जांच करवाते थे। मतलब उनके जो भी शिष्य थे उन शिष्यों के आधार पर भी वे जांच करवाते थे। आगे देखिए, असल में अब सन 1916 की लखनऊ कांग्रेस में लोगों ने उनसे चंपारण की त्रस्त जनता के संबंध में प्रस्ताव रखने को कहा तो बोले, अपनी आंखों से देखे बिना और इन बातों की जांच पड़ताल किए बिना मैं इस मामले में नहीं पड़ेगा। नीलहे साहब के बंगलों में जाकर उनकी बातों को भी नहीं सुनते। वही वह सत्य था जिसका आचरण उनके जीवन का संबल बना। उन्होंने जब कहा कि 1916 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि चंपारण में वहां क्या हो रहा है, लोगों ने उनको कहा तो ये बात आप अंग्रेज सरकार के सामने रखो, तो उन्होंने मना कर दिया कि जब तक मैं आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं ऐसा कोई मुद्दा नहीं रखूंगा। तो वे खुद चंपारण गए, वहां जाकर उन्होंने देखा, जब जाके उनको यकीन हुआ कि हाँ क्या है, फिर वहां पर उन्होंने सुधार कार्य शुरू कर दिया। आज तो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण करना ही सामान्य व्यवहार है। आज तो छोटी सी बात को बढ़ाकर समाचार पत्रों में गुमनाम चिट्ठियों में लिख भेजना मामूली बात है। आज सत्य धूलि दूषित पड़ा है, जैसे बीती हरवा में आश्रम में उपेक्षित है। कैसी है चंपारण की यह भूमि। बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है मेरा बोर्ड। मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रही। गांधी निधि गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थलों में कुछ स्मारक बना रही है, लेकिन क्या यहाँ कोई तीर्थ टिक पाएंगे कि यहाँ जो स्मारक बना रही है, गांधीवादी जो विचारधारा है उसके आधार पर जो भी स्मारक बन रहे हैं, तो क्या यहाँ पर कोई भी जो पर्यटक है, जो भी दर्शक है, कोई भी तीर्थ है यहाँ पर टिक पाएंगे? क्या कोई भी तीर्थ यहाँ पर रह पाएगा? क्योंकि गंडक नदी उन सभी को बहा कर ले जाती है अपने रौद्र रूप के कारण। तो गंडक नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो काफी बड़ा हो चुका था, और गंडक नदी के कारण चंपारण में अधिकांश बिहार में बाढ़ सी आ जाती है, और उस बाढ़ का रूप ऐसा हो जाता है कि सभी कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है।
बीती अरवा के पास ही रामपुर का है, जहां ध्वस्त पड़े हैं 2 अवशेष स्तंभ, एक पर सिंह था और दूसरे पर बैल। पुष्ट मौर्य कला के नमूने हैं। शायद रामपुरवा कोई बौद्ध तीर्थ स्थल रहा होगा, और वैसे भी देखा जाता है तो बिहार बौद्ध स्थल कहा जाता है। गंडक नदी के किनारे कई स्थल है, कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, चानकीगढ़ और वैशाली। कुशीनगर गोरखपुर जिले में है। अब कुशीनगर स्वतंत्र जिला हो गया है, ठीक है, जहां गंडक को नारायणी कहा जाता है। कुशीनगर में गंडक को क्या कहा जाता है? नारायणी कहा जाता है, और कोई क्या कहता है? सदानीरा कहता है। अब नदी कई मील हट गई है। भगवान बुद्ध की निर्वाण शैया की यह वह मूर्ति निस्संदेह विराट है। निर्वाण शैया, जब उन्होंने मोक्ष प्राप्त करा था, निर्वाण प्राप्त करा था, उस समय वो जो उनकी मूर्ति है लेटी हुई, वो बहुत बड़ी मूर्ति है, जो उनको कहाँ मिली है? बिहार में मिली है। संभवतः इस मूर्ति और मंदिर का निर्माण ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी में उन्हीं लोगों ने कराया जिन्होंने बोध गया का मंदिर बनवाया था। अब ऐसा माना जा रहा है कि जिन्होंने बोध गया का मंदिर बनवाया था, उन्होंने ही प्रथम या पहली या दूसरी शताब्दी में इस बौद्ध मूर्ति का निर्माण कराया होगा। जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म किया था, वहां एक ध्वस्त स्तूप खड़ा है। तथागत की भस्म के स्वरूप में तथागत व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तथागत के भस्म के ऊपर गंडक नदी के आसपास अनेक स्तूप बने हैं, अनेक स्मारक बने हैं। गंडक के पूर्वी तट पर बिहार में नंदनगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। बच्चों, और सदानीरा के माध्यम से केवल और केवल गंडक नदी के रौद्र रूप को बताना नहीं है, जहां तक कि चंपारण और बिहार के क्षेत्र में या चंपारण के आसपास के क्षेत्र में कौन कौन सी भारतीय संस्कृति विराजमान है, ये बताना भी है। तो यही बताया जा रहा है। गांधी जी के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था बताई गई, शिक्षा की क्वालिटी बताई गई, और अब बताया जा रहा है यहाँ पर कि कुशीनगर के आसपास जो गंडक नदी बहती है उसे नारायणी बोलते हैं, और उसके आसपास का जो क्षेत्र है सारा का सारा पुरातात्विक विभाग के द्वारा छाना बीना गया है, और पुरातात्विक हमारी संस्कृति के अवशेषों को ढूंढा गया है। उसी संस्कृति के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका मुकाबला जावा का बरबदूर का मंदिर ही कर सकता है। अभी तक इसका काल निर्णय नहीं हो पाया। 82 फुट ऊंचे और 1500 फुट वृत्ताकार इस स्तूप के शीर्ष तल के निकट मैंने वह स्थान देखा जहां एक छत्राकार स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन में भोजपत्र पर लिखी 4वीं शताब्दी की एक बौद्ध पांडुलिपि पाई गई थी। अब देखिए, इन पांडुलिपियों के द्वारा या शिलालेखों के द्वारा या स्तंभों के द्वारा ही हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई है। कोई कॉपी पेन नहीं था उस समय, कोई कागज के बंडल नहीं थे जो वहाँ पर इतिहास लिखा गया था। ठीक है बच्चों, तो देखा हमने कि जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो 82 फुट ऊंची थी और 1500 फुट गोल थी, वृत्ताकार मतलब क्या होती है? गोल। ऐसे स्तूप के शीर्ष के निकट मैंने वह स्थान देखा है जहां से छत्राकार कैसा होता है? ऐसे छाते के जैसा। स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन में एक छत्राकार स्मारक है, उसके अंदर एक कांसे का बर्तन है। उस कांसे के बर्तन पर 4वीं शताब्दी का एक पांडुलिपि प्राप्त हुई है। ठीक है, उस पांडुलिपि के आधार पर और इतिहास की जानकारी मिलती है। थोड़ी दूरी पर अशोक का बनाया हुआ लोरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ है। मेरे विचार में अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ है। लेख भी है, स्पष्ट है। इस लेख और उससे कुछ दक्षिण में अरेराज स्तंभ पर अंकित लेखों में शासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन दिया गया है कि शासन का क्या सिद्धांत है, किस तरह से शासन व्यवस्था चलाई जाती थी, महामात्रों को जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, महामात्रों को जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि जो भी महामात्र थे, यानी कि जो राज दरबार के सेवक थे, उन राज दरबार के लोगों को, दरबारियों को जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। जैसे आज बताया जाता है हम हमारे प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो प्रतिनिधियों को जनता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बताया जाता है। ठीक है, तो ये अशोक के स्तंभों से जानकारी मिलती है कि शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। इसका आदेश है, पशुवध की मनाही की गई है। पशुवध यानी कि पशु बलि जो है उसको निषेध कर दिया गया था। तत्कालीन कमिश्नरों को अपने कर्तव्य और आदर्शों को याद दिलाई गई।
कि अब भाई जो भी कमिश्नर थे, जो अंग्रेज सरकार के जो कमिश्नर थे, उनको भी बताया गया कि हमारे शास्त्रों में तो पशु बल निषेध था, तो आप लोग पशु बलि क्यों देते हो भाई, पशु का संहार क्यों करते हो। तो शासन व्यवस्था है जो प्रतिनिधियों को चुनकर, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि जनता की देखभाल करते हैं, जनता का रखरखाव करते हैं, जनता की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे जब धीरे 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 अवशेष प्राप्त हुए तो हमारे देश में जागरूकता हुई कि हमारा देश तो संस्कृति की धरोहर है और इस धरोहर को ये अंग्रेज सरकार जो है, अंग्रेज लोग जो है, विदेशी लोग आकर नष्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जागरूकता और बढ़ती गई। आजकल का कमिश्नर मैं गगन स्पर्शी सिंह का भंगिमा और उसके नीचे खुदे लेखों को देखते देखते मानो 2200 वर्ष पहले के प्रतापी किंतु करुणार्ध, बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है ये बोर्ड, इसका कुछ करना पड़ेगा, करुणार्थ प्रतिनिधि सुन पा रहा हूं। वह स्वर आज भी कितना खरा है, आज के अधिकारी वर्ग के लिए भी कितना चुनौतीपूर्ण होगा। लौरिया नंदनगढ़ से ही एक नदी रामपुरा और बितिहरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भिखना थोरी तक जाती है। नाम है पंडई नदी और शायद इसी के सारे भगवान बुद्ध और बाद में अनेक भिक्षु, भिखना शब्द से साम्य देखिए तो भिक्षु जाते थे। लुम्बिनी और नेपाल, फायान, हैंसांग भी इसी पथ से आए थे। हमारे देश में जो विदेशी चीनी यात्री आए थे, फायान और हैंसांग, और ये शायद चंद्रगुप्त मौर्य और अशोककालीन है, तो इनके समय पर आए थे फायान और हैंसांग, और इन्होंने भी हमारे इतिहास के, हमारे गुप्त काल के समय के लिए या नालंदा विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय, इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है अपने पुस्तकों में। काफ़ी कुछ उन्होंने डिटेल लिखी है। इतिहासवेत्ता थे, वे यात्रा वृत्तांत लिखते थे, तो वे यात्रा पर आए थे, यहाँ शिक्षा ग्रहण करने भी आए थे, तो यात्रा करके पूरे भारत का भ्रमण करा था उन्होंने, भारत के बारे में लिखा है, तो उससे भी कई जानकारी प्राप्त हुई है हमें भारत के विषय में। तो जो बौद्ध भिक्षु थे या बौद्ध यात्री थे, ये फायान और हैंसांग या और भी बौद्ध भिक्षु थे, वे सारे के सारे लुम्बिनी और नेपाल के इसी रास्ते से आते थे। लौरिया नंदनगढ़ निश्चय एक विशाल पावन स्थल रहा होगा। अनेक टोले खुदाई की प्रतीक्षा में सदियों का रहस्य अपने हृदय में छुपाए हुए है। लौरिया के दक्षिण में अरेराज, अरेराज के दक्षिण में केसरिया। लौरिया के दक्षिण में कौन था? अरेराज, फिर अरेराज के दक्षिण में कौन था? केसरिया, और फिर वैशाली। यही तो वह पथ था जिसे भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर गए थे। अंतिम यात्रा यानी कि इसके बाद उनको निर्वाण प्राप्त हो गया था, उसके बाद उनको मोक्ष प्राप्त हो गया था। ऐसे कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने एक जन्म में निर्वाण प्राप्त नहीं किया है, उन्होंने कई जन्म लिए हैं, कई बार जन्म लेकर फिर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है। तो एक जन्म में आपको निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अपनी परम प्रिय नगरी गणतंत्र लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने अपने समस्त शरीर को गजराज की तरह घुमाया और बोले, आनंद तथागत यह अंतिम दर्शन है। लिच्छवी रास्ता रोककर खड़े हो गए। भगवान कौन थे भाई? भगवान बुद्ध। कि अपनी परम प्रिय नगरी गणतंत्र थी, वो बिल्कुल स्वतंत्र थी, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने अपने समस्त शरीर को गजराज की तरह घुमाया और बोले, आनंद तथागत यह अंतिम दर्शन है। लिच्छवी सारे जो थे रास्ता रोककर खड़े हो गए। लिच्छवी तो जो थे, लिच्छवी एक समुदाय का नाम है, तो वो लिच्छवी जातियां थी, उनके जितने भी लोग थे वो सारे के सारे रास्ता रोककर खड़े हो गए भगवान बुद्ध का। बीच में नदी आ गई, तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उन्हें दे दिया। इसी वैशाली में अम्बपाली ने तथागत को अपना आम्र कानन समर्पित किया था, और इसी वैशाली में जैन धर्म के तेजस्वी तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म भी हुआ था। तो ये जो वैशाली है ये काफी प्रसिद्ध है और काफी कहा जाता है कि धार्मिक स्थल कही जाती है वैशाली। तो भगवान बुद्ध का यहाँ पर निर्वाण हुआ था और यहीं पर भगवान महावीर का जन्म माना जाता है। आगे देखिए बच्चों, आज जैन समाज अपनी इस पुण्य धरोहर को भूल गया है। ऐसे ही जैसे पौराणिक धर्मावलंबी हिमालय की तलहटी में बैसा लोटन की महत्ता को भूल से गए, जहाँ हिमालय की छोटी पहाड़ियों के बीच गंडक चट्टानी दीवारों के बीच गुजरती है, वहां मैंने देखा घड़ियालों का निवास स्थल है। घड़ियाल क्या होते हैं बच्चों? मगरमच्छ जैसे होते हैं, मगरमच्छ की एक और प्रजाति होती है, उसे घड़ियाल कहते हैं। तो घड़ियालों का निवास स्थान था।
किंवदंती है, किंवदंती का मतलब है कि सुनी गई बातें है, सुनी गई बातें है कि गजग्राह की लड़ाई वहीं शुरू हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि गजग्राह की जो लड़ाई है वो वहीं पर शुरू हुई थी। पंचनद नदी गंडक से वही मिलती है, पंच नदी के कुछ ऊपर तमसा नदी मिलती है, वहीं शायद वाल्मीकि आश्रम है। अनेक ध्वस्त मूर्तियां बिखरी पड़ी है। इस गंडक के सहारे सहारे चलिए तो 173 मील की दूरी पर पटना के सामने सोनपुर के निकट गंडक गंगा के संगम पर हरिहर क्षेत्र मिलेगा, जहां किस किस का संगम होगा, गंडक और गंगा नदी का, दोनों का संगम हो जाएगा, फिर वो गंगा नदी कहलाएगी। हरिहर क्षेत्र मिलेगा, जहां कहते हैं गजग्राह युद्ध समाप्त हुआ और गज का संकट मोचन हो गया था, कि गज और ग्राह दोनों का युद्ध हुआ था, ग्राह का नाश हुआ और जो गज थे वो संकट से मुक्त हो गए थे। वर्तमान और अतीत की आदंतित कड़ी है। गंडक नदी न जाने कितने महात्माओं और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाया, किंतु गंडक नदी कभी गंभीर न बनी, इसलिए इसके किनारे तीर्थ स्थल भी स्थायी न रह सके। हिमालय के चरणों में त्रिवेणी बैसालोटन से लेकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक के किनारों पर ऐसे तीर्थों की मानो समाधियां बिखरी पड़ी है। समाधियों का मतलब क्या है बच्चों, मतलब कि गंडक नदी के किनारे पर इतने तीर्थ स्थल बनाए गए थे अलग अलग। जैसे जैन धर्म का भगवान जैन का महावीर जैन का जन्म हुआ तो महावीर जैन के उपलक्ष्य में वहां पर तीर्थ स्थल बना दिए। बौद्ध धर्म के तो अनगिनत ही तीर्थ स्थल थे। गंडक नदी के हम अशोक महान की बात करते तो अशोक महान के भी बहुत सारे शिलालेख आपको मिलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के भी आपको कई तरह की ऐसी चीजें मिलेगी, तीर्थ स्थल मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे धराशायी थे, सारे के सारे भ्रष्ट हो गए थे, टूट गए थे। तो सबकी समाधियां बिखरी पड़ी है, जो शायद अवसर मिलने पर अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, काशी बन जाते। अगर इन समाधियों की तरफ, अगर उन पुरातत्व स्मारकों की तरफ भी अगर ध्यान दिया होता तो शायद वे तीर्थ स्थल भी, जैसे आज अयोध्या है, हरिद्वार है, मथुरा है, काशी है, ऐसे ही ये सारी जो समाधियां बनी तीर्थ स्थल है गंडक नदी के किनारे पर, जो जो तीर्थ स्थलों का निर्माण किया गया था, आज वे भी अपने प्रभुत्व में होते, वे भी अपने विकसित स्तर पर होते, वे अपने मूल स्तर पर आ गए होते। पर गंडक तो उच्छृंग कन्या हो रही, ज्येष्ठा सहोदरा गंगा का गांभीर्य इससे सुहाया ही नहीं। मतलब गंडक नदी तो कैसी हो गई, पर गंडक नदी तो बहुत ज्यादा तूफान और बाढ़ लेकर आती थी। वो अपने आसपास की सारी चीजों को समाहित कर ले जाती थी, या फिर टूट फूट करके, तोड़ फोड़ करके चली जाती थी। तो क्या करती, अपनी ज्येष्ठा यानी कि उसकी जो बड़ी बहन थी, गंडक की बड़ी बहन जो थी, सहोदरा, गंगा का गांभीर्य इसे सुहाया नहीं। जो गंगा बहुत ही गंभीर, इनकी शांत भाव से रहती थी, वो उसे सुहाया नहीं और वो अपने प्रचंड रूप में आ जाती थी। कौन भाई, गंडक नदी। तो गंडक नदी की विनाशकारिता के कारण ही वहां पर तीर्थ स्थलों का विकास नहीं हो पाया, उनका पुनरुद्धार नहीं हो पाया। अब अतीत की कौन सी स्मृतियां गंडक ने छोड़ी है? भवन नहीं, मंदिर नहीं, घाट नहीं। हवाई जहाज से गंडक घाटी के दोनों ओर नाना आकृतियों के ताल दिख पड़ते हैं, कहीं उथले कहीं गहरे, किंतु प्राय सभी शस्य श्यामला धरती रूपी गगन के विशाल अंतस में ठिठकी हुई बालियों की, परंतु शुभ एवं निर्मल। इन तालों को कहते हैं चोर और मन। इन तालों को क्या कहते हैं? चोर ताल या मन ताल। अब देखिए ताले बनी हुई है, न तो वहां पर कोई मंदिर है, न वहां पर कोई घर है, न वहां पर कोई घाट है। अगर आपको गंडक नदी की घाटियां देखनी है तो आपको हवाई जहाज से जाना होगा, अदरवाइज आप गंडक नदी की घाटियों को नहीं देख सकते हो। वहां पर कोई रास्ते नहीं बने हुए हैं, क्योंकि गंडक नदी ने अपने प्रचंड रूप से उन रास्तों का सर्वनाश कर दिया है। जब इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थलों को उन्होंने धराशायी कर दिया है तो फिर बाकी क्या है? तो गंडक के रौद्र रूप के कारण ही वहां पर पुनरुद्धार संभव नहीं हो सकता है, इसलिए सरकार का ध्यान वहां तक नहीं खींचा है। और चोर उथले ताल है जिनमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है। चोर किन्हें कहते हैं? जो उथले ताल होते हैं, और खेती भी होती है। मन विशाल और गहरे ताल होते हैं। चोर क्या होते हैं? छोटे छोटे कुंड बने हुए होते हैं, और मन क्या होते हैं? बड़े बड़े कुंड बने हुए होते हैं, ठीक है, उनको मन कहते हैं। और जिनमें पानी गहरा रहता है, भरा रहता है, और जिनका पानी उड़ जाता है, उन्हें चोर ताल कहते हैं। मन शब्द मानस का अपभ्रंश है। गंडक के उछलंग नर्तन के समय बिखरे हुए आभूषण है, मानो ये मन और चोर। बाढ़ आई, तटों का उल्लंघन कर नदी ने दूसरा पथ पकड़ा। पुराने पथ पर रह गए ये चोर और मन, जिनकी गहराई तल को स्पर्श कर धरती के हृदय से स्रोत को फाड़ लाई, वही मानस बन गए।
ऐसा ही एक ताल है सरैया मन बेतिया नगर से 4 मील दूर कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क से हम लोग पहुंचे एक मनोहर जंगल के किनारे। त्रयोदशी का चांद अपना साम्राज्य फैलाए हुए था, यानी कि तेरस बोलते हैं जिसको। बेतिया राज ने इस जंगल को सुरक्षित रखा और अब यह 130 एकड़ रकबे का अभय क्षेत्र है। जंगल विभाग की ओर से सागौन, यूकलिप्टस, आम इत्यादि के धन लगाए जा रहे हैं। एक नर्सरी भी है, किंतु प्राचीन जंगल को भी सुरक्षित रखे जाने की कोशिश की जा रही है। 1 मील वनपथ पर चलने के बाद हम मन के किनारे पहुंच जाते हैं। मन यानी कि बड़े बड़े जो ताल होते हैं उनको क्या कहते हैं? मन। अब देखिए बच्चों, गंडक नदी की एक विशेषता बताती हूँ कि गंडक नदी अपने एक रास्ते पर नहीं चलती है। आपने मोस्टली नदियों को देखा होगा कि सब अपना एक स्थायी रास्ता बनाए रखती है और उसी रास्ते पर चलती है। अगर आपने कोई रास्ता बंद कर भी दिया है फिर भी वो उस रास्ते को तोड़कर, बंद रास्ते को तोड़कर निकलेगी, लेकिन निकलेगी वहीं से, यही है। लेकिन गंडक नदी की एक विशेषता यह है कि जब वो अपने रौद्र रूप में आ जाती है तो वो अपने दूसरे रास्ते बना देती है। अब इस साल वो इस रास्ते से गई, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करते। दूसरे साल उसको वो अपने प्रचंड वेग से आई तो जिस दिशा में जा रही उसी दिशा में चली गई। फिर तीसरे साल किसी और रूप में आई और जहां पर थोड़ा सा कुछ लग गया तो वो अपना दूसरा रास्ता, गंडक नदी है, अपने रास्ते बदल कर फिर चलती है। इसलिए सर्वनाश की ज्यादा आशंका रहती है, बहुत सारे दुविधाओं की आशंका रहती है, बाढ़ की स्थिति की आशंका हमेशा बनी रहती है कि कभी भी अपना वो रास्ता बदल लेती है गंडक नदी। तो मन क्या है भाई? मन ताल है और चोर ताल है। चोर ताल छोटे होते हैं और चौड़े होते हैं और कम गहरे होते हैं। मन ताल है, बड़े बड़े होते हैं और ज्यादा गहरे होते हैं, उनमें पानी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो जब गंडक नदी अपना रौद्र रूप बनाती है तो पिछले साल जो नदी जहां पर बही थी वहां चोर और मनताल छोड़ देती है और दूसरी जगह अपना स्थान ले लेती है। फिर वहां से चोर और मनताल छोड़ लेती है, फिर तीसरी जगह ले लेती है। ऐसे उसका बहाव क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है। विशाल ताल, बीच में द्वीप और 3 और जलराशि। नौका विहार को निकले नन्ही लहरियों पर चांदनी के प्रतिबिंब खदोत बार बार झलक दिखाकर अंतर्धान हो जाते। नौका आगे बढ़ी, सामने बड़ी, यहाँ आएगा ना, थोड़ा सा गलत हो गया। सामने रजत राशि निस्सीम, बाईं तरफ द्वीप और कमल पत्र और दाएं घने वृक्ष जिनकी छाया मानो नौका को ग्रसने को आतुर थी, यानी कि नाव जो थी उसको खाना चाहती थी। बीज धारा में पहुंचने पर नाविकों ने कहा जल पीजिए, बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है। बात यह है कि शताब्दियों से यहाँ किनारे पर लगे जामुन के वृक्ष समूहों से जामुन के अगणित फल गिरते रहते हैं और इस तरह सरैया मन के जल का वैदिक सिद्धांत के अनुसार शोध होता रहता है, क्योंकि जामुन के जो फल है वो पानी को शुद्ध बना देते हैं। बेतिया नगर से अनेक अमीर बीमार इस जल को घड़ों में मंगाते हैं। सरैया मन का जल स्थिर है, निबद्ध है, किंतु गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। इतने तीर्थ तोड़े, क्या तीर्थ यानी कि इतने तीर्थ स्थान तोड़े हैं, क्या वह कोई वरदान दे सकेगी उन असंख्य प्राणियों को जो इसकी घाटी में संघर्ष और अभाव का जीवन बिताते रहे हैं। यानी कि अभाव, यानी कि तीर्थ स्थान तोड़ दिए हैं तो लोग तीर्थ स्थान देखने आएंगे ही नहीं, तो भाई रोजगार कैसे होगा? बाहर की आमदनी आएगी नहीं तो व्यापार कैसे होगा? तो इसलिए रोजगार व्यापार को नष्ट करती हुई गंडक नदी अपने आसपास के रहने वाले लोगों की आशंकाओं में हमेशा बनी रहती है कि कहीं गंडक नदी ना आ जाए, इसलिए विकास का स्तर वहां पर बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ है। चंपारण जिले में मोटर से घूमते हुए जहां मैंने इतने ध्वस्त स्तूप, मंदिर और स्तंभ देखे, वहां एक और भी प्रकार की प्राचीरें यानी कि दीवार जगह जगह मस्तक उठाए दिख पड़ी। ये ईंटों और पत्थरों के निरूपाय खंडर नहीं है, इन पर प्राचीन लिपियों में लेख भी नहीं, लेकिन नई कुदालियों और फावड़ों की छाप, नए पौरुष की छाप है इन पर। ये प्राचीरें है गंडक घाटी योजना की नहरों के तटबंध, जिन्हें लाखों मजदूर तैयार कर रहे हैं। तटबंध यानी कि गंडक नदी के जो घाटियां हैं वहां पर तट बना रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं कि अब गंडक नदी विनाश लीला न कर ले भाई। इस वजह से बहुत हजारों मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं। एक होगी पश्चिमी नहर 120 मील लंबी, जिसका 11.5 मील नेपाल में पड़ेंगे, 68.5 मील उत्तर प्रदेश गोरखपुर और देवरिया जिले में और शेष बिहार के सारण जिले में। कौन सी नदी है भाई, कौन सी नहर की बात की जा रही है? जो 120 मील लंबी बता रहे हैं। पूर्वी नहर की लंबाई 155 मील होगी। इसके द्वारा नेपाल और तिरहुत के विशाल क्षेत्र की आवपाशी होगी।
इसके अलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस भी बनेगा। बैसालोटन में ये नहरें निकलेगी और वहां लगभग 3000 फुट लंबा बैराज बन जाएगा, बैराज जिसे बोलते हैं, जिसके ऊपर से सड़क और रेल ले जाने की संभावना है। कुल मिलाकर 41.49 लाख एकड़ यानी कि 4-9 लाख एकड़ जमीन की आवपाशी इन नहरों से होगी। कुल व्यय होगा लगभग 40 करोड़ रुपए। उस समय का बता रहे हैं या अभी का नहीं बता रहे। बैसालोटन में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच इस नवीन जीवन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। प्राणवान विद्युत तुल्य शिराओं का जाल फैला रहे हैं। मोटर बोट गंडक के वक्ष स्थल को चीरकर आगे बढ़ रही थी और इंजीनियर मुझे बराज और नहरों की टेक्निकल बातें समझा रहे थे और मैं सोच रहा था कि शायद युगों युगों में होती आई गज और ग्राह की लड़ाई का अंत होने जा रहा है। दैन्य और अभाव के अग्राह के विकराल रूप में फंसे जन समुदाय का संकट मोचन करने के लिए एक अजय पौरुष युक्त नारायण के विराट रूप का निर्माण हो रहा है। ये नहरें ही उस नारायण की अनेक भुजाएं है। बिजली के तारों का जाल ही तो उसका त्राणक करता चक्र है और मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ इन इंजीनियरों को, विश्वकर्माओं को, मजदूरों को, जो भगवान के इस नूतन विराट रूप के विधाता माने जाते हैं, जिनकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा कवि और कलाकार अंकित करे या न करे, लेकिन जिनकी बनाई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही सदियों से भग्न मंदिर ज्योतित हो उठेंगे। जो सदा नीरा ओ चक्रा, ओ सदा नीरा ओ चक्रा, किसके लिए भाई? गंडक, ओ नारायणी, ओ महागंडक। कितने नाम हो गए बच्चे? सदा नीरा, चक्रा, नारायणी और गंडक। युगों से दीनहीन जनता इन विविध नामों से तुझे संबोधित करती रही। तेरी चीर चंचल धारा ने उनकी आराधना के कुसुमों अगणित तीर्थों को ठुकरा दिया, पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है उसकी नींव बहुत गहरी है, इसे तू न ठुकराना। अब मतलब यहाँ पर लेखक ने क्या रिक्वेस्ट करी है नदी से? रिक्वेस्ट करी है कि हे नदी, हे गंडक, हे सदानीरा, हे चक्रा, हे नारायणी, अब क्योंकि तूने तो तीर्थों को, इनके रोजगार को, इनके जीवन में होने वाले विकास को हमेशा ठुकरा दिया है, लेकिन तू अब मत ठुकराना। इन्होंने तेरे किसी भी चीज को ठुकराया नहीं है। अब ये लोग तेरे ही भाग्य के भरोसे तुझे आगे बढ़ाने के लिए तू जिस स्थान पर बहती है, यानी कि नदी जिस स्थान पर बहती है, उसके घाटों का निर्माण करने के लिए या उसके तीर्थों का निर्माण करने के लिए, तीर्थ स्थली बनाने के लिए गंडक नदी के किनारे पर इंजीनियरों द्वारा कोई पुल बांधा जा रहा है, घाटों का निर्माण किया जा रहा है, उसकी सीमा रेखा बनाई जा रही है, उसका तट बनाया जा रहा है। तो तट की जो नींव रखी गई है, उस नींव को तू मत ठुकराना, उसे स्वीकार करना, उसे उसकी आराधना की गई है, उससे प्रार्थना की गई है, इसे स्वीकार करो और इसे बनाए रखो। तो बच्चों देखिए, आज हमने यहाँ पर बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी में हमारा जो 7वां चैप्टर है उसको आज कंप्लीट किया है। फिर भी अभी कल अगर एक चैप्टर और कर लेंगे वैसे तो क्वेश्चन आंसर का, तो उसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और अगले वीक हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे अगले वीक के लिए, तो कल हम मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।